खबर बताते हैं जहां पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर हमला हुआ है। शो के दौरान उन पर पत्थर फेंका गया। पवन सिंह के मुंह पर पत्थर लगा है। पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह किसी रिसेप्शन पार्टी में परफॉर्म कर रहे थे। इसी दौरान जब वो स्टेज पर थे उन पर पत्थर फेंका गया और पत्थर फेंकने की घटना मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई है। पत्थर उनके चेहरे पर जाकर लगा है। पवन सिंह के मुंह पर पत्थर लगा है। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। पवन सिंह जब स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे तभी भीड़ में से किसी ने उनके ऊपर ये पत्थर फेंका है और वो पत्थर सीधा उनके चेहरे पर जाकर लगा है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल में इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया है। देखिए आप, सर्कल में आपको पत्थर दिखाई दे रहा है जो सीधा जाकर पवन सिंह के दाहिने गाल पर लगता है और इस दौरान थोड़ी देर के लिए वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। भीड़ में से किसने पवन सिंह पर पत्थर मारा, उसका मकसद, उसकी मंशा क्या थी, फिलहाल ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। और इस पथराव के बाद मौके पर लाठी चार्ज भी हुआ है। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों को खदेड़ दिया है। रिसेप्शन पार्टी में पवन सिंह जब स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे वहां भीड़ में से किसी ने पत्थर मारा। मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। पुलिस को मौके पर बुलाया गया और पुलिस ने वहां मौजूद लोगों को खदेड़ दिया। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है। ये कौन महानुभाव है बाबू? लाखों की संख्या में हमारे भाई बहन प्यार करने वाले आए हैं। ये कौन महानुभाव है बाबू? लाखों की संख्या में हमारे भाई बहन प्यार करने वाले आए हैं। तो बलिया से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोजपुरी स्टार है पवन सिंह जो कि यहां परफॉर्म कर रहे थे एक रिसेप्शन पार्टी में। उसी दौरान आप देखिए जब वो मंच पर मौजूद हैं सामने से एक पत्थर आकर उनको लगता है और थोड़ी देर के लिए यहां पर अफरा तफरी का माहौल दिखता है। यहां मौजूद लोगों को पुलिस खदेड़ देती है। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राम गोपाल ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें अतीक के बेटों में से किसी एक के एनकाउंटर की आशंका है। प्रयागराज केस में असली आरोपी मिल नहीं रहे और सरकार दबाव में एनकाउंटर कर रही है। तो ये बड़ा आरोप हम कह सकते हैं राम गोपाल यादव की तरफ से जो कहा गया, जो उनका बयान सामने आया है उससे कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि एक की हत्या जरूर होगी। अभी कल परसों तक देखिए एक की हत्या हो जाएगी। हालांकि इसका जवाब नहीं दे पाएगी सरकार। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो असल आरोपी है उनको नहीं पकड़ पा रही पुलिस, तो ऐसे में एनकाउंटर किया जा रहा है। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है। किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते विधि सम्मत तरीके के अलावा, और कोई रास्ता नहीं। सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो कोई मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं। इन पे हत्या का मुकदमा कायम होगा ही, पहले भी हुए, एक बार नहीं दर्जनों बार हुए। जांच में कुछ है, अतीक की पत्नी कह चुकी है और उसने लिख के दिया, हाई कोर्ट गई कि मेरे 2 बच्चों को पुलिस पकड़ लेगी, इनकाउंटर कर सकती। और रामगोपाल यादव के इन आरोपों पर बीजेपी का सरकार का पलटवार हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि रामगोपाल यादव बहुत गलत बयानी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को भी उन्होंने निशाने पर लिया और ये भी कहा कि यूपी में कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का बयान एक तरफ अतीक अहमद जैसे माफियाओं के मनोबल को बढ़ाने वाला है और समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी दिखाता है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी खुलेआम अपराधियों के साथ खड़ी है। सदन में अखिलेश यादव का बयान भी इसी प्रकार आया था। दूसरी तरफ जो पुलिस के अधिकारी
उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा में लगे हैं और अपराधियों को नस्तनाबूद कर रहे हैं, उनको धमकी देने के अंदाज में बयान आया है। लेकिन रामगोपाल जी और अखिलेश जी और पूरी समाजवादी पार्टी या जो लोग अपराधियों और आतंकियों के मददगार हैं वो सुन लें, योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर कानून से कोई खेलेगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इधर अतीक के 2 नाबालिग बेटों एजम और अबान से जुड़ी बड़ी खबर आई है। अतीक के दोनों बेटे बाल सुधार गृह में नहीं हैं। पुलिस का कहना था कि दोनों को बाल सुधार गृह में रखा गया है। वहीं इस मामले में अतीक की पत्नी ने कोर्ट में अर्जी लगाई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस की तरफ से कहा गया था कि अतीक के दोनों नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं, लेकिन अब यह जानकारी सामने आई है कि दोनों बाल सुधार गृह में नहीं हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि अतीक की पत्नी ने कोर्ट में फिर से अर्जी लगाई है बेटों की जानकारी को लेकर। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल शूटआउट कांड में आरोपित किए गए बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे फिलहाल लापता हो गए हैं। उनका कोई पता नहीं चल रहा है। इस मामले में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीजेएम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस पर अवैध रूप से उन्हें हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाया था और उन्हें अवैध हिरासत से मुक्त किए जाने की मांग की थी और बच्चों की सुरक्षा की भी मांग की थी। इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने धूमनगंज थाना पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें पहले एक कांस्टेबल की ओर से रिपोर्ट दी गई और ये बताया गया कि वो थाने में नहीं बैठाए गए हैं, न तो इस नाम के किसी व्यक्ति की एंट्री है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और बाद में स्पष्ट रिपोर्ट मांगी थी। 4 मार्च को इस मामले में धूमनगंज थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य की ओर से जो रिपोर्ट दी गई है, उसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे कसारी मसारी में घूमते हुए पाए गए थे। चूंकि वो उमेश पाल शूटआउट कांड में आरोपित किए गए थे, उनके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और इसके साथ ही साथ अन्य धाराओं में उनके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत 7 CLA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, इसलिए उन्हें बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया है। लेकिन बाल संरक्षण गृह जब शाइस्ता परवीन ने जानकारी करनी चाहिए तो उनका कहना यह है कि यहाँ पर भी उनके बच्चों का कोई पता नहीं चला है, जिसके बाद सोमवार को एक नई अर्जी शाइस्ता परवीन की ओर से सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके बच्चे बाल सुधार गृह में भी नहीं हैं, तो आखिर कहाँ हैं। उन्होंने कोर्ट से यह गुहार लगाई है कि उनके बच्चों का कोर्ट पता लगाए और इसके साथ ही साथ कोई इसमें डायरेक्शन करे। इस अर्जी पर अब 10 मार्च को सुनवाई होगी। उमेश पाल हत्याकांड में फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। इस मामले में जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है उनसे पूछताछ के बाद पुलिस छापे कर रही है। इस मामले में एसटीएफ ने कोलकाता में छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि कोलकाता के बंदरगाह से जुड़े इलाकों में छापेमारी हो रही है। इस बीच खबर यह भी है कि अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। तो छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है और आरोपियों से पूछताछ में कई सबूत क्योंकि मिले हैं, इसीलिए जगह जगह पर छापेमारी हो रही है। प्रयागराज में उमेश पाल और 2 सिपाही की हत्या में शामिल शूटर्स की तलाश में कोलकाता में भी हो रही है छापेमारी। एजेंसीज कोलकाता में बंदरगाह से जुड़े इलाकों में छापेमारी कर रही है। इन इलाकों में अतीक की कम्युनिटी गद्दी से जुड़े लोगों की घनी बस्ती है। बताया जा रहा है कि शूटर्स ने इसी इलाके में शरण ली है। तो वहीं कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अतीक अहमद को जल्द ही वारंट बी पर प्रयागराज लाने की तैयारी की जा रही है। सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान इस वारदात को अंजाम देने को लेकर के गिरोह में पड़ गई है फूट। ये बात भी सामने आई है कि वारदात की साजिश 11 फरवरी को बरेली जेल में रची गई, जहां पर अशरफ की मुलाकात गुलाम और उस्मान से हुई थी। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। अतीक और उसके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई तो हो ही रही है। मुख्तार अंसारी और उससे जुड़े गैंग के खिलाफ भी लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। बांदा में बुलडोजर चला। मुख्तार अंसारी के करीबी ठेकेदार इफ्तिकार के अवैध निर्माण पर चला है बुलडोजर। बांदा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर भी लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है प्रशासन का। बीडीए के अधिकारी, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही जब ये कार्रवाई हो रही थी।
तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि माफिया मुख्तार अंसारी के जो करीबी थे उस पर जो है बांदा पुलिस प्रशासन का बुलडोजर कर रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये माफिया मुख्तार अंसारी और अगर कहा जाए तो माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के मददगार थे, जिन पर जो है बीडीए ने शिकंजा कसते हुए इनके अवैध मकानों को जो ध्वस्तीकरण की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट तस्वीरें हैं न्यूज 18 में। अब अगर कहा जाए तो पुलिस प्रशासन ने जो है बांदा एसपी अभिनंदन ने खास करके इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग की और जो है पूरे मेल मुलाकात जो इनसे होती थी, जो इनकी मदद की जाती थी, उन पर जो है शिकंजा कसा जा रहा है। तस्वीरें हैं न्यूज 18 में, स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर का कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि बांदा में भी एक बड़ी कार्रवाई आज पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। अंकित त्रिपाठी, न्यूज 18 बांदा। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी ने मुसलमानों को जोड़ने के लिए एक प्लान भी तैयार किया है। होली के बाद बीजेपी से मुसलमानों को जोड़ने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा स्नेह मिलन सम्मेलन का आयोजन करेगा। मुजफ्फरनगर से इसकी शुरुआत की जाएगी और यूपी में 42 स्नेह मिलन सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। उलेमा, सूफी, मुस्लिम समाज के लोग इस सम्मेलन में शामिल होंगे, उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये कवायद की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने 2024 में यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है और उसी के तहत मुसलमानों को भी बीजेपी से जोड़ने की कवायद की जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा जो सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए स्नेह मिलन एक देश एक डीएनए के नाम से मुजफ्फरनगर में होली के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले एक कार्यक्रम जिसमें मुस्लिम जाट, मुस्लिम गुर्जर, मुस्लिम राजपूत और त्यागी समाज के लोग इकट्ठा होकर देश और समाज को एक करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, संजीव बालियान जी और राजनाथ जी, सोमेंद्र तोमर जी, तमाम बड़े नेता अपना रिश्ता बिरादरी के नाम पर और बिरादरी के आधार पर जोड़ने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 के चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों को अपने पाले में करने के लिए एक बड़ा दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में स्नेह मिलन सम्मेलन का आयोजन करेगी। स्नेह मिलन सम्मेलन एक देश एक डीएनए के स्लोगन पर आयोजित कराए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि जो मुस्लिम समाज है उसको इस बात के लिए भरोसा दिलाया जाए कि उत्तर प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की एक भी दंगा नहीं हुआ, मुस्लिम समाज का लोग कोई पीड़ित नहीं हुए और वहीं जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मुस्लिम समाज को बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब स्नेह मिलन सम्मेलन का आयोजन पश्चिम यूपी से करने जा रही है। मुजफ्फरनगर से इसकी शुरुआत होगी और पूरे उत्तर प्रदेश में ये सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। पश्चिम की सियासत भारतीय जनता पार्टी साधने के लिए मुस्लिम जाट, मुस्लिम गुर्जर इन सभी को इस सम्मेलन में आमंत्रित करेगी। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। 3 एंकर शो में वक्त तो चला है ब्रेक का, बहुत जल्द होगी वापसी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हाट पे खड़े हैं नए वाहन, 6 करोड़ की लागत से खरीदी गई गाड़ियां। गोरखपुर में होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, कहा त्योहार का उत्साह जरूरी लेकिन पर्व की पवित्रता पर आंच न आए। होली बैर ईर्ष्या त्यागने का त्योहार। होली पर भव्य शोभा यात्रा, सीएम ने लोगों पर बरसाए हैं फूल। शोभा यात्रा में डांस करते नजर आए लोग। सोनभद्र के इंद्रेश ने किया कमाल, सेंसर युक्त हेलमेट का किया आविष्कार। लखनऊ में परिवहन मंत्री ने किया सम्मानित। सहारनपुर में स्टार पेपर मिल के लकड़ी यार्ड में लगी आग, लाखों का नुकसान। बाराबंकी पहुंचे कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति, सड़क हादसे में मृतक होमगार्ड के परिवार को दिया चेक। मुजफ्फरनगर में बुजुर्ग ने अपनी करोड़ों की संपत्ति सरकार के नाम की है, बच्चों की अनदेखी है।
महोबा में किसान की बाइक में लगी आग, किसान ने कूदकर बचाई जान। पवा गांव की घटना। सीतापुर में दबंगों ने शख्स को पीटा है, वीडियो हो रहा है वायरल। कार्रवाई ना होने से गांव वाले नाराज। हमीरपुर में स्मैक तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 2 लाख की स्मैक की बरामद, कार भी मिली। सहारनपुर में 2 मार्च को हुई हत्या का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, दोस्त के साथ मिलकर की थी हत्या। हमीरपुर में अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार, चोरी की 10 बाइक बरामद।